हेलो बच्चों, आपके अपने हिंदी साहित्य संसार चैनल में स्वागत है। आज मैंने बच्चों प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब पर वीडियो तैयार किया है, जो 10th के हिंदी के पाठ्यक्रम में स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड में सम्मिलित है। प्रेमचंद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अभी तक यदि आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब। विश्वविख्यात कथा सम्राट प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रमुख कहानीकार हैं जो मानव जीवन से जुड़ी जीवंत कहानियां लिखने के लिए अमर कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मानव जीवन और मानव हृदय दोनों को ही प्रेमचंद ने बेहद करीब से समझा और परखा है। वे स्वयं जीवन से जुड़े बेहद साधारण इंसान पर असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी सहृदयता और सच्चे मानवीय मूल्यों के प्रति श्रद्धा, मानव के प्रति निश्चल स्नेह उनके चरित्र की विशेषता है। साथ ही उनके साहित्य में भी सर्वत्र दिखाई देती है। आज आइए बच्चों इसी कहानी की समीक्षा और सारांश को पढ़ते समझते हैं। बड़े भाई साहब। परीक्षा की दृष्टि से प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम कहानी के भाव को भली भांति समझ लेंगे बच्चों, तब नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को जब मैं समझाऊंगी, आप और बेहतर समझ सकेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं कहानी का समग्र मूल्यांकन करते हुए कहानी के सार को समझाने की कोशिश करूंगी। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध और संवेदनशील, दिल को छू ले जाने वाली कहानी है। दो ही प्रमुख पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने इतने कलात्मक तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया है कि श्रोता शुरू से अंत तक बंधा रहता है। प्रेमचंद की कहानियों की ये विशेषता है कि वे मानवीय संवेदना के साथ साथ वास्तविकता के धरातल से भी जुड़ी रहती हैं। श्रोता अपने को बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ पाता है। उनकी कहानियों में आप देखेंगे वो बहुत पैनी दृश्य रखती हैं। उनके पात्र सजीव हो उठते हैं उनकी कहानियों में। कहानी में बड़े भाई साहब और छोटे भाई दोनों घर से दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कहानी इन दोनों पात्रों के ही को केंद्र में रखकर चलती है। बड़े भाई साहब बड़े होने की वजह से अपने व्यक्तित्व को आदर्श रूप में अपने छोटे भाई के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इसे वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। बड़े होने की वजह से उन्हें वो सभी कार्य भी त्यागने पड़ते हैं जो छोटे बेहिचक बेधड़क करते हैं। अपना खेलना, कूदना, घूमना आदि सभी मनोरंजक कार्य त्याग कर सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना पड़ता है, जिससे वे अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन भी कर सकें। क्योंकि जब तक हम अपने आचरण में उन आदर्शों को नहीं ढालते जिन्हें हम अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तब तक हम दूसरों को उपदेश नहीं दे सकते। हाँ, यह बात अलग है कि वे जी तोड़ मेहनत के बावजूद फेल होते रहते हैं और उनका छोटा भाई कम पढ़कर भी पास होता चलता है। कहानी का प्रारंभ लेखक ने छोटे भाई द्वारा बड़े भाई का परिचय करवाते हुए बड़े ही रोचक शैली में किया है। बड़े भाई साहब मात्र 5 वर्ष ही बड़े हैं। वो पढ़ाई तो पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, परंतु फेल हो जाते हैं। छोटे भाई ने बहुत व्यंग्यात्मक शैली में अपने बड़े भाई का परिचय करवाते हुए लिखा है, तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दीबाजी पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। और आगे व्यंग रूप में ही छोटे भाई का कहना है कि बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। बड़े भाई साहब 14 वर्ष और छोटे भाई साहब की उम्र 9 वर्ष की है। छोटा भाई बड़े भाई की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है कि वह बहुत अध्ययनशील थे और अपना सारा वक्त अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। वहीं अपने विषय में वह कहता है कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, उसे सिर्फ खेलने में ही ज्यादा दिलचस्पी थी। सारा समय खेल में बिताकर लौटने पर बड़े भाई साहब का वही सदा का सवाल रहता था, कहाँ थे। और फिर जो डांट और लताड़ उलाहना उपदेश बड़े भाई साहब से मिलता
कि बेचारे के आंसू निकल आते। बड़े भाई साहब सदैव उसे समझाते हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी नहीं आएगा। वह समझाते हैं कि अध्ययन बहुत मेहनत, लगन, परिश्रम से अर्जित होता है। वो उसे माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं नष्ट करने के लिए और पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए बुरी लताड़ लगाते थे। छोटा भाई मन ही मन इन उपदेशों के कटाक्ष से परेशान होकर कभी-कभी वापस घर भाग जाने तक की सोच उठता। परंतु उनकी डांट का असर ये होता कि वह कुछ देर बाद ही निराशा के बादल जो थे वो छट जाते और वह फिर से मेहनत करने के लिए पढ़ने का प्रण ले लेता। विधिवत वह टाइम टेबल बनाता कि अमुक समय पर यह विषय, अमुक समय पर वह विषय, इस वक्त टहलना, इस वक्त सोना और फिर पढ़ने पर लग जाना। पर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि मैदान की सुखद हरियाली और खेतों के आकर्षण में वह इस कदर खो जाता कि पढ़ना भूल ही जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और ना भाई साहब की नसीहत। पर फिर क्या था? फिर वही डांट, वही लताड़, वही उपदेश। इसी सब के बीच सालाना इम्तिहान होता है पर भाई साहब फेल और छोटा भाई अव्वल दर्जे में पास होता है। अब तो छोटे भाई को लगता है कि वह सही है और बड़े भाई कौन सा इतनी मेहनत करके पास हो पाए। वह फिर खेल में खो जाता है। बड़े भाई अपनी सहज बुद्धि से ये सारी बातें भाप लेते हैं और फिर उ, उसे पुनः वही उपदेश और डांट फटकार सुनाते हैं। वे समझाते हैं कि महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास और सही भी है। बड़े भाई को प्रत्येक विषय का जितना विशद और वृहद ज्ञान है वो छोटे भाई को नहीं। बड़े भाई फेल जरूर हुए हैं पर उनकी जानकारियां और उनका ज्ञान काफी विस्तृत स्तर पर दिखता है। उन्हें बड़ी बारीकी से जिंदगी और शिक्षा की समझ है। वे अपनी शिक्षा नीतियों से और पढ़ाए जाने के तरीके से बेहद नाखुश हैं और उन्हें शिक्षा का यह तरीका कतई पसंद नहीं। वे कहते हैं कि शिक्षक चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों का क्या फायदा? जितनी बारीकी से बड़े भाई ने चीजों को परखा है, उससे उनकी तीव्र बुद्धि, अध्ययन की गंभीरता और ज्ञान की गहराई का खूब पता चलता है। वो फिर अपने छोटे भाई को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए नहीं, पछताइएगा। परंतु छोटे भाई को ये सिवाय डांट फटकार के उपदेश कुछ न लगते और वह फिर अपने पुराने खेल कूद और लापरवाही भरे अंदाज में जीने लगता। पुनः सालाना परीक्षा होती है और फिर बड़े भाई फेल और छोटा भाई पास। वह स्वयं आश्चर्यचकित होता है कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। उसे बड़े भाई के कठिन परिश्रम के बावजूद फेल हो जाने पर दया भी आती है, परंतु अब सिर्फ एक दर्जे का ही फर्क रह जाने से उसके मन में कुटिलता आ जाती है कि फिर मैं पास और भाई फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं और फिर वे मुझे नहीं डांट सकेंगे। बड़े भाई कुछ नरम भी पड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है कि जब आप स्वयं असफल हैं तो दूसरों को किस आधार पर उपदेश देंगे। इसके बाद छोटे भाई की स्वच्छंदता और बढ़ जाती है। वह पढ़ाई को व्यर्थ समझता है। उसे लगता है बिना पढ़े भी वह पास होता जाएगा क्योंकि उसकी तो तकदीर ही बलवान है। और फिर वही बेफिक्री भरे अंदाज में वही खेलना घूमना शुरू कर देता है। एक दिन पतंगबाजी में मस्त छोटे भाई को फिर बड़े भाई आड़ो हाथ ले लेते हैं और खूब डांटते हैं कि इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। वे उसे फिर समझाते हैं कि इस दर्जे में आकर तो लोग मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। वह समझाते हैं कि परीक्षकों का हाल ऐसा ही रहेगा तो तुम जैसे पास होते जाएंगे और हो सकता है मुझसे भी आगे निकल जाओ। परंतु यह मत भूलना कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वे उसे बहुत कड़े जीवन के उपदेश देते हैं। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारे बुजुर्ग बेशक कम पढ़े होंगे हमसे,
परंतु उन्होंने जितनी जिम्मेदारी से जिंदगी को समझा और जिया है, वो गहरी जीवन दृष्टि और समझ से ही संभव है, न कि किताबी ज्ञान से। सही भी है, हमें जब तक सही गलत का ज्ञान नहीं होगा, जीवन में सही परख करना नहीं आएगा, शिक्षा को व्यवहार में लाना नहीं आएगा, तब तक हमारी बड़ी से बड़ी उपाधि व्यर्थ है। शिक्षा आचरण की वस्तु है। पढ़ना और अनुभवी होना दोनों दो अलग बातें हैं। बड़े भाई उसे जीवन की यही शिक्षा देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम न मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, परंतु आज की इस डांट फटकार का, उपदेशों का छोटे भाई पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह उनके आगे इस नई युक्ति से नतमस्तक हो जाता है। उसके मन में उनके लिए अब श्रद्धा पैदा हो जाती है और वह यह स्वीकार करता है कि आप बड़े हैं, आपको उसे कहने का अधिकार है। बड़ा भाई उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं कौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। और बड़े ही सुंदर मोड़ पर कहानी बड़े भाई द्वारा कहीं से आ कटी पतंग को लूटकर हॉस्टल की तरफ दौड़ जाने के साथ खत्म होती है। बच्चों, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों भाइयों के बीच का जो संबंध और स्नेह वर्णित किया है, बेहद भावपूर्ण और आकर्षक है। बड़ों को अपने छोटों को सही मार्गदर्शन के लिए किन किन स्तरों पर त्याग करने पड़ते हैं, इसका भी बड़ा मार्मिक उदाहरण ये कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी सच दिल को छू लेने वाली है। मुहावरे के सुंदर सुंदर सटीक प्रयोगों से कहानी की भाषा रोचक बनाते हुए प्रेमचंद पात्रों और घटनाओं को जीवंत और सजीव बना देने में बेहद कुशल थे। जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ना जाने कितने ही प्रभावी मुहावरों के खूबसूरत प्रयोग कर प्रेमचंद कथा को न सिर्फ रोचक बना देते हैं, काफी असरदार भी बनाते हैं। ये मुहावरे स्थितियां ही सजीव कर देते हैं और श्रोता के मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक संदेश प्रस्तुत करती है कि हमारे बड़े हमारे लिए न केवल एक आदर्श रूप रखते हुए हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमें गलत राह पर भटकने से रोकते हैं, समझाते हैं। वे अपनी मन की सहज भावनाओं को दबाकर इसलिए बड़े बन जाते हैं कि हमारा छोटा बेराह न हो सके। उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए वो स्वयं कई स्तरों पर समझौते करते चलते हैं। यह इस कहानी में बखूबी देखा जा सकता है। तो बच्चों, आज आपने बड़े भाई साहब कहानी का मर्म बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करूंगी, तो अब आप बहुत सुगमता से समझ लेंगे। ओके बच्चों, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।